बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से ही मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, मगर वो चची के डर से घर के कामों में मशगूल थी। मैं ये सब देखती तो मेरा दिल जल कर रह जाता था। अम्मी बार बार खुद को संभालते हुए सहन में झाड़ू लगा रही थी। मैंने आगे बढ़कर अम्मी के हाथ से झाड़ू लेना चाहा तो मेरी चची सामने आ गई। वो कहने लगी, करने दो अपनी माँ को काम, बिस्तर पर लेटी लेटी बीमार हो जाएगी। तुम जाकर मशीन लगाओ, ढेर सारे कपड़े जमा हो गए हैं। मैंने नोटिस किया है तुम दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा सुस्त हो गई हो। क्या बात है, काम में जी नहीं लगता तो साफ साफ बता दो। तुम लोगों को मुफ्त की रोटी देने से अच्छा है मैं कोई मुलाजमा रख लूं जो मेरा काम भी करे और मुझ पर एहसान न जताए। चची की ये बातें सुनकर मुझे मेरी औकात समझ में आ गई थी। यानी चची मुझे और अम्मी को काम वाली की ही लिस्ट में रखे हुए थी। ऐसे में मैं क्या कहती, मेरे कुछ कहने की मजाल ही नहीं थी। फिर भी हौसला पैदा करके इल्तिजाइया अंदाज में बोली, चची अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने सोचा कि मैं झाड़ू लगा लूंगी। आप फिक्र न करें, मैं साथ ही वॉशिंग मशीन भी लगा लूंगी। चची ने हाथ झाड़ा और कहने लगी, तुम ज्यादा चालाक मत बनो। मैंने जितना कह दिया है उतना ही करो। जब मैंने कह दिया है कि झाड़ू तुम्हारी अम्मी लगाएगी तो फिर वही लगाएगी। तुम्हें इतनी परेशानी किस बात की हो रही है? चची ने मुझे जिस अंदाज से घूरा था मैं घबरा गई। अम्मी कहने लगी, तुम्हारी ताई ठीक कह रही है, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे झाड़ू लगाने दो। मैं मुंह लटकाए आगे बढ़ गई थी। मेरा दिल इस जिंदगी से तंग आ चुका था। ये भी कोई जिंदगी थी कि मैं और अम्मी सारा सारा दिन चची के घर के काम किया करती थी और उनसे बातें भी सुना करती थी। चची कभी भी हमारे काम से मुतासिर नहीं हुई थी। उसने हमेशा ही कीड़े निकाले थे। कभी कहती कि ये ठीक नहीं किया तो कभी कहती कि वो काम बिगाड़ दिया है। ऐसे में मेरी जिंदगी अजाब बनकर रह गई थी। ऊपर से चची की दो बेटियां और एक बेटा भी हमारे लिए इम्तहान बन गए थे। वो भी सारा दिन मुझे और अम्मी को कामों में मसरूफ रखते थे। इस घर में वाहिद हमारा एक सहारा था, वो चचा ही थे। चचा मेरा और अम्मी का बहुत ख्याल करते थे, मगर चची से ये भी बर्दाश्त नहीं होता था। जब से अब्बू का इंतकाल हुआ था, चचा मेरे और अम्मी के लिए अलहदा से फ्रूट लाया करते थे और चची के बच्चों के लिए अलग से। मगर चची हमसे आकर फ्रूट का शॉपर तक छीन कर ले जाया करती थी। वो कहती थी कि घर में जब सब खाते हैं एक मेज पर हैं तो ये अलहदा अलहदा फ्रूट लाने का रिवाज नहीं डालना चाहिए। क्या मैं तुम लोगों को फ्रूट खाने नहीं देती जो ये अमजद ये सब हरकतें कर रहे हैं? इतना कहकर चाची हमारे घर से फल ले जाया करती थी और फिर हमें फलों के छिलके देखना ही नसीब होते थे। मैं मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी थी। जब वापस आई तो अम्मी सहन साफ करके कमरे में जा चुकी थी। मैं उनकी टांगें दबाने लगी थी। तब चची आ गई और कहने लगी, नसरीन तुम फिर से लेट गई हो, किचन कौन देखेगा? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों को कौरमा बिरयानी और रोस्ट खाने को दिल कर रहा है और तुम टांगे पसार कर इधर लेटी हुई हो। जाओ किचन में। मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। ये बेबसी की इंतहा थी। जब किसी की आंख नम हो जाती है ना तो वो अपनी बेबसी की इंतहा पर होता है। अम्मी कहने लगी, फौजिया आज तबीयत ठीक नहीं है। चची एकदम चीख पड़ी थी। वो कहने लगी, तुम्हारी तबीयत कभी ठीक हुई भी है क्या? हर वक्त तो तुम बीमार रहती हो। मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि तुमने मेरे शौहर पर क्या जादू कर रखा है जो तुम लोगों को इस घर से जाने नहीं देता। मेरे बस में हो तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त न करूं। अम्मी कुछ भी कहे बिना उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं चची से पूछूं कि आपके अंदर का हसद आखिर कब खत्म होगा। दरअसल जब मेरे अब्बू हयात थे तो वो खूब कमाया करते थे। अंकल अमजद से ज्यादा मेरे अब्बू की आमदन थी। इसी सबब मेरी अम्मी ने हमेशा अपना हाथ खुला रखा था। हमने अच्छा खाया, अच्छा पहना और अच्छा ही ओढ़ा था। ये सब देखकर चची दिल ही दिल में हसद का शिकार होती रही थी। हम शुरू से ही ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। चची बहाने बहाने से अम्मी के साथ लड़ती रहती थी। अम्मी ने कभी मुड़कर जवाब तक नहीं दिया था। उनकी ऐसी आदत ही न थी। हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। उनको हार्ट अटैक हुआ था और वो इस दुनिया से चल बसे थे। न जाने क्या हुआ, जो जीता जागता हट्टा कट्टा इंसान हमारी नजरों के सामने था वो एक लम्हे में गुजर गया और हम उसके लिए कुछ भी न कर सके और उसे रोक भी ना पाए। मैं और अम्मी तो अपने ही सदमे में थी। हम तो हर चीज से कट कर रह गई थी। ये गम ही बहुत बड़ा था। हमें इधर उधर का कुछ ख्याल आया तो पता चला कि चची ने बड़ी होशियारी से अब्बू का बिजनेस चाचा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और अम्मी तो अपने हवास में ही नहीं थे। अब्बू का कारोबार डूबने वाला था तो चचा ने उसे संभाला दिया था। अब चचा हर महीने के महीने सारी आमदन लाकर मेरी अम्मी के हाथ पर रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी आपका माल है, आपको इसको जिस तरह इस्तेमाल करना है आपकी मर्जी है। अगर आप मुझे महीने भर की तनख्वाह देना चाहें तो भी आपकी मर्जी है और अगर आप ना देना चाहें तो मुझे आपसे कोई गिला नहीं होगा। चचा अपना काम छोड़कर अब्बू का बिजनेस संभाल रहे थे तो अम्मी चचा को अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी थी।
ये सब देखकर तो चची का दिल जलकर रह गया कि मेरा शौहर अभी भी बस एक तनख्वाहदार मुलाजिम की तरह काम कर रहा है और ये माँ बेटी तो महारानियां बनकर बैठ गई। चची ने चचा और अम्मी पर शक करना शुरू कर दिया था। अब वो आए रोज चचा से लड़ने लगी थी कि तुम बहुत मेहरबान होते हो नसरीन पर, जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन अम्मी ने चची के सामने हाथ छोड़ दिए थे और कहा था कि फौजिया, खुदा के वास्ते ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकाला करो। मुझे अपने बच्चों और मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत करो। तुम्हारे बच्चे भी जवान हैं और मेरी बच्ची भी जवान है। अगर ऐसी बातें हम इनके सामने करेंगे तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। चचा भी इस बात पर बहुत नाराज होते थे, लेकिन चची कहाँ रुकने वाली थी। एक दिन चचा ने साफ साफ कह दिया था कि अगर फौजिया तुमने ये बात करना ना छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर चची डर गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर कभी ये अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाले थे, मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वो भी कभी खत्म ना हुआ था। इसीलिए चची ने अम्मी और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। चची ने तो चचा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया था कि जो महीने भर का खर्च लाकर अम्मी के हाथ में रखते थे उन्होंने वो भी देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर चचा और उसके बच्चों का कब्जा हो गया था। चची अम्मी की तस्दीक के लिए अपने पहने हुए पुराने कपड़े अम्मी को दिया करती थी। वो चाहती थी कि अम्मी की शख्सियत दब कर रह जाए और वो बुरी से बुरी नजर आए, ताकि मेरे चचा अम्मी की तरफ मुतवज्जे ना हो। जबकि मेरी माँ तो किरदार की इतनी मजबूत थी कि उसने कभी चचा की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मगर मेरी चची के दिल में ही चोर था, जिसकी वजह से मैं और मेरी माँ बुरे दिन काट रहे थे। जबकि मुझे भी चची अपनी बेटियों की उतरन दिया करती थी। खैर, जिंदगी के अयाम थे, हम गुजार ही रहे थे। मगर अब जब अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी और चची अम्मी को आराम करने की इजाजत नहीं देती थी तो दिल बहुत दुखता था। अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं चचा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि मेरी अम्मी के इलाज के लिए चंद पैसे दे दें। जब रात को चचा घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा, चचा, आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। चचा कहने लगे, हाँ बेटी कहो, क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, उनकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। आप खुदारा मेरी अम्मी के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाऊँ और पता चल सके कि उन्हें क्या मसला है। चचा कहने लगे, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि चची हम दोनों की बातें चोरी छुपे सुन रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, वाह अमजद, मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अपनी भाभी के लिए पैसे फौरन से निकाल रहे हो। चचा कहने लगे, तुम्हारे कपड़े जूतों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम कभी बीमार पड़ी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इतना पत्थर दिल नहीं हूं। लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी अपनी भाभी और उसकी बेटी पर हुक्म चलाती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है ना जो मुशक्कत करता है। चची ने जब चचा के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उनका रंग फक होकर रह गया था। उनको ऐसी चुप लगी थी कि मैं हैरान रह गई थी। वो कुछ कहे बिना ही कमरे से बाहर निकल गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था। मेरा दिल खुश हो गया था। चचा ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे और कहा कि अपनी अम्मी को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना और अगर मजीद पैसों की ज़रूरत हुई तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं ऑफिस से अस्पताल आ जाऊंगा। मैंने चचा का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में आ गई थी। मेरी मुस्कुराहट थी कि थमती ही नहीं थी। अम्मी ने मुझे देखा तो कहने लगी, क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश हो। मैं बोली, अम्मी बात ही खुशी वाली है। अम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे भी बताओ ऐसा भी क्या हुआ है। तो मैंने सारी बात उन्हें मनोमन बता दी थी। अम्मी भी हंसने लगी थी। अम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे तो यही लगता था कि तुम्हारे चचा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। शुक्र है उन्हें अपनी बीवी की करतूत तो मालूम है ना। मैंने कहा, हाँ जी अम्मी, मुझे भी इसी बात की तसल्ली है। अम्मी कहने लगी, ताहरा तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं सुकून से रह लूँगी। घर के कामकाज मुझे कुछ नहीं कहते, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की इज्जत नफ्स महफूज रहे। इस औरत से कुछ भी बैद नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ। मैं बोली, अम्मी अब और करने के लिए क्या रह गया है? चची सारा दिन हमें बेइज्जत तो करती रहती हैं, अब और क्या करेंगी? अम्मी कहने लगी, ऐसी औरतें बहुत कुछ कर लेती हैं, तुम क्या जानो। एक पारसा औरत के किरदार पर उंगली उठा सकती हैं तो फिर वो कुछ भी कर सकती हैं। मैंने सर हिला दिया था कि मुझे इस बात की तसल्ली थी कि अब मेरे पास पैसे आ गए थे और मैं सुबह अम्मी को डॉक्टर के पास ले चलूंगी। रात में और अम्मी बहुत सुकून से सोई थी, इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह कुछ यूं हुआ कि मेरी आंख किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने चची खड़ी थी। वो मुझे खूनखार नज़रों से देख रही थी। पीछे ही चचा भी चले आए थे। चची कहने लगी, तुमने अपने चचा के पैसे चुराए हैं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं की। चचा ने खुद ही कल रात अम्मी के इलाज के लिए 10,000 रुपये दिए थे। चची कहने लगी,
बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। चचा भी पीछे खड़े हैरानी से हमें देख रहे थे। चची ने हमारे कमरे की सारी चीजें उलट पुलट करना शुरू कर दी थी, और जब उन्होंने हमारी अलमारी खोली तो सामने का मंजर देखकर मैं तंग रह गई थी। चची ने अलमारी में से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में लहराए थे। वो कहने लगी, नसरीन, मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं? अम्मी तो यह सब देखकर घबरा गई थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ चची के सामने जोड़ दिए और कहने लगी, नहीं नहीं फौजिया, मैंने नहीं रखे, मुझे नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। चची कहने लगी, अगर तुमने नहीं रखे तो इसका यही मतलब है कि तुम्हारी बेटी ताहिरा ये जेवर लेकर आई है। अम्मी कहने लगी, ना तो मैं चोर हूं और ना ही मेरी बेटी चोर है। चचा आगे बढ़े थे, उनके माथे पर शिकन थी। वो कहने लगे, अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरी बीवी के जेवर यहाँ क्या कर रहे हैं? चची ने अलमारी की फिर से तलाशी लेना शुरू कर दी और फिर चचा का वॉलेट निकाल कर हमें दिखाया था। वो कहने लगी, ये वो वॉलेट है जो मैं और मेरा शौहर सुबह से तलाश कर रहे हैं, मगर मिलकर ही नहीं दे रहा। मुझे 100% यकीन था कि जब रात ताहिरा हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर गई होगी। मुझे तो पता है तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है, इस तरह चोरी करती हो कि सामने वाले को पता तक नहीं चलता। मगर अमजद कहाँ मानने वाले थे। वो कहने लगे कि ना मेरी भाभी चोर है और ना ही मेरे भाई की बेटी, इसीलिए मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा। मैंने इससे कहा कि मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मैं इसीलिए अपने शौहर को लेकर आई हूं। अमजद, देख लें अपनी भाभी और उसकी बेटी के काम। चले ठीक है, मान लिया कि ये सब ताहिरा ने चुराया है, तो क्या अपनी माँ के मशवरे के बगैर चुराया होगा? और फिर नसरीन भी हर वक्त अलमारी में घुसी रहती है, क्या इसने नहीं देखा होगा कि मेरे जेवर और आपका वॉलेट यहाँ पड़ा हुआ है? मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों माँ बेटी हमारी चीजें लेकर यहाँ से फरार होने का मंसूबा बनाए बैठी हैं। चचा का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो कहने लगे, मुझे आप दोनों से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मेरे घर में ही चोरी की है। चची कहने लगी, मैं अब मजीद इन दोनों चोरनियों को अपने घर में नहीं रख सकती। चचा चुप रहे थे। चची कहने लगी, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके इनको तो हवालात में बंद करवाती हूँ। चचा कहने लगे, नहीं नहीं फौजिया, ऐसा हरगिज़ मत करना। जैसी भी हैं ये दोनों मेरे भाई की निशानी है, तो मैंने पुलिस के हवाले मत करना। तो चची के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, अमजद, आज भी आप इन दोनों की ही तरफदारी करेंगे? चचा चुप रहे तो चची कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भाभी और भाई की बेटी पुलिस के हवाले ना करो तो इन्हें घर से निकाल दो। मैं अब इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, और आज मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। चचा का चेहरा उतर गया था। वो आगे बढ़े और अम्मी से कहने लगे, भाभी, अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और ताहिरा ने इस तरह की हरकत ना की होती तो फौजिया की कभी मजाल ना होती कि आपको इस घर से निकल जाने का कहती। गलती अब आपकी और आपकी बेटी की है। मैं फौजिया को मना नहीं कर सकता। हमारी बेहतरी इसी में है कि आप इस घर से चली जाएं, ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले न करे। तब मेरी अम्मी आगे बढ़ी थी। वो आज जिंदगी में पहली बार चचा के सामने बोल रही थी। वो कहने लगी, अमजद, जिस घर में तुम रह रहे हो ये मेरे शौहर ने बनाया था। जिस घर की छत के नीचे तुम और तुम्हारे बच्चे रात को पुरसुकून नींद सोते हैं, ये भी मेरे शौहर ने ही बनाई थी। एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है, मगर तुम तो हद पार कर चुके हो। तुमने मेरे शौहर के घर पर कब्जा किया, मैं चुप रही। तुमने मेरे शौहर का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया, मैं तब भी चुप रही। पहले पहल तो तुम मुझे खर्चा दे दिया करते थे, मगर फिर तुम्हारी बीवी ने वो भी बंद करवा दिया। मैंने तब भी उफ नहीं की। तुम्हारी बीवी ने मुझसे और मेरी बेटी से मुलाजिमों की तरह का रवैया रखा, हमसे पूरे घर के काम करवाए। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं और मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे होंगे। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी अम्मी की आवाज़ बहुत करजदार थी, मगर चचा कहने लगे, भाभी, आप किस खुशफहमी में रह रही हैं? अगर मैंने आपके शौहर का बिजनेस ना संभाला होता तो क्या वो इस मकाम पर होता? बल्कि वो कब का डूब गया होता। अगर मैंने आपकी कफालत ना की होती तो आप पर एक वक्त ऐसा भी आता कि आप ये घर बेचने पर मजबूर हो जाती। आपके पास छत भी ना रहती। मैं सारा कुछ देख रहा हूँ, मैंने सारा कुछ महसूस किया है। मुझे मालूम है कि आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही हो। मुझे फौजिया एक एक बात बताती रही है। तुम लोग फ्रिज से खाना चोरी करके खाती हो, इसके पर्स से 1000-2000 तो यूं ही निकाल लेती हो। लेकिन मैंने कभी कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि मेरे भाई की इज्जत है, मगर अब जब बात घर के जेवरात और मेरे वॉलेट तक आन पहुंची है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। अम्मी हैरान रह गई थी ये बातें सुनकर। चची आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिला लिया था। वो कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाए, हमारे घर में चोर हैं। चचा कहने लगे, भाभी, आप तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हैं,
अब अपनी बेटी का ही कुछ सोचें। बेहतरी इसी में है कि आप ये घर छोड़कर चली जाएं। आपको नहीं पता कि थानों में क्या सुलूक होता है। चचा ने अम्मी को इस कदर डरा दिया था कि वो अपने और मेरे 2 जोड़े बैग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। मैं बोली, अम्मी, हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। आप बताएं, हमारे पास और कोई ठिकाना भी नहीं है। तब चची कहने लगी, अगर तुम ये ठिकाना नहीं छोड़ना चाहती तो तुम्हें जेल में भी जगह मिल जाएगी। तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र न करो। अम्मी कहने लगी, ताहिरा, अगर मैं अकेली होती तो ये घर छोड़कर कभी न जाती, मगर मैं अपनी जवां जहां बेटी को जेलों की तकलीफ सहते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए मेरी बच्ची, मेरे साथ चलो। मैं और अम्मी बेबसी की इंतहा पर पहुंच गई थी। दिल था कि गम से फटा जा रहा था। दुख इस बात का नहीं था कि हमें हमारे हक से महरूम किया जा रहा था, क्योंकि जब से अब्बा मरे थे हमें कभी हमारा हक मिला ही नहीं था। अब तो असल परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। अब तो समझ में नहीं आता था कि हम कहाँ जाएंगे। अम्मी मुझे घर से लेकर निकल तो खड़ी हुई थी, मगर वो कहने लगी, ताहिरा, अब हम और तुम कहाँ जाएंगे। मैं चुप ही रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हम दोनों जल्दी जल्दी अपने मोहल्ले से दूर निकल गई थी, लेकिन हमारे पास कोई भी ठिकाना नहीं था। जब से अब्बू हमारी ज़िंदगी से गए थे, चची ने हमें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया था और ना ही किसी के साथ राब्ता रखने दिया था। अगर अम्मी की कोई दोस्त होती तो हम उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। हम अपने मोहल्ले से निकल चुकी थी और अपने शहर से दूर निकल आई थी, मगर कोई भी ठिकाना हमें नहीं मिला था। मैं भी खामोश थी और अम्मी भी खामोश थी। फिर रात हो गई। कुत्ते सड़कों पर भौंकने लगे। मर्द हम तन्हा औरतों को अजीब नज़रों से देखने लगे थे। तब अम्मी कहने लगी, ताहिरा, हम क्या करें। मैं तब भी चुप ही रही थी। मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। हम आगे पहुंचे तो हमें एक ज़ेरे तामीर घर नजर आया। अम्मी कहने लगी, ये जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, आ जाए, हम इस घर में चलते हैं। मैं और अम्मी उस ज़ेरे तामीर घर में दाखिल हो चुके थे। शुक्र था कि वहां पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। मैं और अम्मी ज़मीन पर ही बैठ गए थे। अम्मी के आंसू निकलते जा रहे थे। वो कहने लगी, ताहिरा, मुझे माफ़ कर दो। मेरे होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा दिन आ गया है। अम्मी, आपका कसूर नहीं है। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह उन लोगों से हिसाब लेगा जो हमें इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। अम्मी खामोश रही थी। मैं और अम्मी एक दूसरे के सामने बैठी थी। इधर उधर कुत्तों के भागने की आवाज़ें आ रही थी। दहशत के मारे ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना ही अम्मी को। मैंने महसूस किया कि अम्मी कुछ बेचैन सी है। वो उठकर खड़ी हो जाती थी, कभी बैठ जाती। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है अम्मी, थक गई हैं क्या। अम्मी ने नफ़ी में सर हिलाया था और तब मैंने महसूस किया कि अम्मी का पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। उनके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी और फिर वो देखते ही देखते मेरे हाथों में लड़क गई थी, यानी कि वो बेहोश हो गई थी। मैं बोली, अम्मी क्या हो गया आपको, आंखें खोलें। मगर अम्मी ने मुझे कोई जवाब ना दिया। वो बेसुध ज़मीन पर गिर गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने जल्दी से अम्मी की नब्ज़ को टटोला था। वो अभी चल रही थी। मुझे मालूम था कि अम्मी दिल की मरीज़ा है और डॉक्टर ने ऐसे हालात में अम्मी को ज़बान के नीचे रखने वाली गोली का कहा था। मेरे पास उस वक्त वो गोली मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मी को वहीं पर लिटाया और ख़ुद भागते हुए बाहर निकल गई थी। मैं जल्द अज जल्द करीबी फार्मेसी पहुंच जाना चाहती थी ताकि वहां से अम्मी के लिए गोली ले लेती। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसे हालात में अल्लाह मेरी मदद करेगा, किसी न किसी को भेज ही देगा। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे 2 आवारा लड़के लग चुके हैं। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था। वो कहने लगे कि तुम यहाँ से भागकर कहाँ जा रही हो, तुम्हारे पास फरार की कोई भी राह नहीं है। ऐसा करो कि रुक जाओ, हमें मत थकाओ। मैं उनकी बातें सुनकर मजीद डर गई थी और अपनी दौड़ मजीद तेज़ कर ली थी, मगर वो भी कहाँ रुकने वाले थे। वो भी मेरे पीछे ही भागते आ रहे थे। मैंने आयतुल कुर्सी का व्रत शुरू कर दिया था और साथ ही साथ दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह, मेरी माँ बीमार है, मुझे इन लोगों से बचा। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था, टांगें कांप रही थी, मगर वो लड़के तो मेरे पीछे ही आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने एक कब्रिस्तान नजर आया था। वो कब्रिस्तान देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं रात के इस पहर कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होना चाहती थी, मगर अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ गया था। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गई थी और ये उम्मीद थी कि आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि कब्रिस्तान एक दहशतनाक जगह है, वहाँ पर कोई गुनाह करने का सोच नहीं सकता। मगर ये देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो दोनों लड़के मेरे पीछे ही कब्रिस्तान में भी आ गए थे। अब यहाँ मुझे कौन बचाने वाला था, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे एक टूटी हुई कब्र नजर आई। मैंने सोचा कि मैं इस कब्र में उतर जाती हूँ, शायद ये मुझे छोड़कर चले जाए, और मैंने आवारा लड़कों की नज़रों से ओझल होने के लिए एक टूटी हुई कब्र में उतर गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा ही लग रहा था जैसे कि अभी मैं मरने वाली हूँ
और मुझे उन दोनों लड़कों के कदमों की आवाज़ें आती जा रही थी, और साथ ही साथ वो एक दूसरे से हम कलाम भी थे कि अगर ये लड़की मिल गई तो इसको हमने छोड़ना नहीं है। ये बातें सुनकर तो मैं मजीद घबरा गई थी। फिर वो दोनों लड़के कब्रिस्तान में तलाशी करते रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली, तो वो वापस चले गए थे। मैं अपनी सांसें बराबर करने लगी थी। जब मैं कब्र से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी शय पर पड़ा था। मैं उछल गई थी। ऐसा लगा शायद किसी मुर्दे पर मेरा हाथ पड़ा है, मगर पूरे चांद की रोशनी में मुझे नजर आया कि एक सफ़ेद कपड़े में कोई चीज़ बंधी हुई है। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने जब उस कपड़े को खोला तो उसमें मुझे ढेरों जेवरात नजर आए थे। इतने जेवरात देखकर तो मैं दंग रह गई थी। जेवरात के साथ ही चंद कागजात भी पड़े हुए थे और कुछ पैसे थे। मैंने वो गठरी अपनी चादर के नीचे छुपाई और कब्रिस्तान से निकल गई थी। अब तो सुबह हो गई थी, तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन अम्मी की फिक्र सता रही थी। मैं उसी जगह पर वापस आ गई थी जहां रात अम्मी को छोड़कर गई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वहां पर दो औरतें मौजूद थीं जो अम्मी का ख्याल रख रही थीं। मैं आगे बढ़ी तो देखा कि अम्मी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बोली, आप कौन हैं? वो बोली, हम दोनों यहाँ से गुजर रही थी तो किसी के कराने की आवाज़ सुनाई दी थी। हमने सोचा अंदर झांक कर देख लेते हैं, तो ये औरत दर्द से तड़प रही थी। मैंने पूछा कि क्या माजरा है, तो इसने अपने दिल पर हाथ रखा। मैं सारी बात समझ गई थी। मेरा भी दिल का मसला है। मुझे भी डॉक्टर ने जबान के नीचे गोली रखने के लिए दी थी, जो मैं हर जगह अपने साथ लेकर जाती थी। मैंने वो निकालकर इसकी जबान के नीचे रख दी, और अल्लाह की फजल से अब ये बेहतर है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बेशक अल्लाह इंसान की ऐसी जगह से मदद करता है जहां से उसने गुमान भी ना किया हो। अम्मी की हालत बेहतर हो चुकी थी। मैंने उन दोनों औरतों का शुक्रिया अदा किया और अम्मी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई थी। अम्मी कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मैं बोली, अम्मी आप चुप रहे। मैं अम्मी को अपने साथ लेकर होटल में चली गई थी। एक अच्छा सा कमरा मैंने बुक करवाया था। अम्मी कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तब मैंने अम्मी को सारा माजरा सुना दिया था और उनके सामने वो गठरी खोल कर रख दी थी। अम्मी ने जल्दी से कागज़ खोले और कहा, ये जिसका भी सामान है हम उसे लौटा देंगे। हमने जब वो कागज़ खोले तो उस पर जो तारीख लिखी थी उसको देखकर हैरान रह गए थे। वो जेवरात जैसे कोई 70-80 बरस पहले किसी ने हिफाजत के लिए कब्र बनाकर छुपा दिए थे। जाहिर सी बात है कि अब इन चीज़ों का मालिक तो गुजर गया था। तो अम्मी कहने लगी, हाँ, अब हम ये चीज़ें रख सकते हैं। मैं अम्मी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अम्मी का चेकअप किया और उन्हें दवा दी। फिर हमने वो जेवरात बेच दिए थे। वो इतने ज़्यादा महंगे जेवरात बिके थे कि हमने अपने लिए नया घर ले लिया था। तब अम्मी कहने लगी, मैं अपने साथ बुरा सलूक करने वालों को माफ़ नहीं करूँगी, मैं उन्हें मज़ा चखा कर ही रहूँगी। इसीलिए अम्मी ने कहा कि मैं चचा और चची पर केस करना चाहती हूँ और तुम्हारे अब्बू की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। हमारे पास इतने पैसे आ गए थे कि हम एक अच्छा सा वकील कर सकते। अम्मी ने मुल्क का सबसे बेहतर वकील किया था और चचा और चची पर धोखेधड़ी का केस कर दिया था। हम ये केस जीत गए थे। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि चचा भी जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। चाचा चाची और उसके बच्चे ख्वार हो गए थे। उन्होंने हमारे सर से छत छीनी थी, तो हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। चची अपने बच्चों को लेकर अपने मैके चली गई थी, और सुनने में यही आता है कि उनके मैके वाले भी चची और उनके बच्चों के साथ वही सुलूक करते हैं जो चची ने मेरे और अम्मी के साथ किया था। इसे कहते हैं मकाफात अमल। जिंदगी में हमेशा खैर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अमाल हमारे सामने जरूर आते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।